नमस्कार दोस्तों, कहानी दर्पण में आपका स्वागत है। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई बड़े घर की बेटी की कहानी है, जो हम आपको सुनाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया। इसी गांव में और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां बैठे थे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उन्हें अपनी आत्माएं मिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों की कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। यह मूर्खता थी। उनकी इन महान भावों की सब कामनाओं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान सहित दिखाने आ बैठा किया करते थे। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भाव को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्रोहियों की ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोला, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डेविड क्लब में अब बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों से उसकी खबर पर बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब मैं घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेशरम लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई तुम उसे क्षमा कर दो। वो तुम्हारा छोटा भाई है। श्रीकंठ, उसकी दुष्टता की कदापि मैं नहीं रह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको यदि अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रहना चाहते हैं तो उसे कहिए कि जहाँ चाहे वह चला जाए। बस मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा होकर बातें सुन रहे थे। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न किया करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुड़का न किया था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते थे। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जा रहे उन्हें गला लगा लिया था। 5 रुपए के लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी की बड़ी ग्वालिन हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा है। भाई के आने एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं। मैं उनके समक्ष कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे भुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत में आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति पर बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका
मन कहता था कि भैया मेरे अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदापि उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर में आया, कोठरी में जाकर पड़े कपड़े पोंछे, आंखें जिसमें कोई यह न समझे कि वह रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भैया भाभी ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। अब वह मेरे मुंह नहीं देखना चाहेंगे, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते हुए लाल बिहारी गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से ही दूर भागते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही है। वह स्वभाव से दयावती थी। उसे इतना तनिक भी ध्यान न था कि इस बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति को झुंझला रही थी कि इतने गर्म क्यों हो रहे हो। उस पर यह भय भी हुआ करता था, कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को न कहे तो कैसे क्या करूँगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते हुए सुना, अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो ना। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे। उन्हें बहुत ग्वालिन हो गई, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उनका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे से फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जाओगे? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहने योग्य हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाई को गले मिलते देखा और आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।
बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इस शब्दों में आनंदी की उदारता को सहारा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।